गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? अगर कोई बच्चा लाइव है तो एक बार बता दे हमें कि आवाज आ रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेचुरल प्रोडक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक बार देख लेंगे वन बाय वन करके। तो देखो, नेचुरल प्रोडक्ट में जो आपको ध्यान रखना है, देखो नेचुरल प्रोडक्ट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट में एक चीज आप ध्यान रखना सबसे पहले कि जो हम लोग भोजन खाते हैं या जो फूड खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जो इंटेक किया जाता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट हम लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट हम लोग सबसे ज्यादा खाते हैं या जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जब कार्बोहाइड्रेट की बात की जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि शुगर और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर आपसे यह पूछा जाता है कि आप हमें एग्जाम्पल भी बताओ कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट शुगर का एग्जाम्पल है और कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है वो नॉन शुगर का। तो जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं बेसिकली वो सारे नॉन शुगर में जाते हैं, और जो डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड आते हैं वो सारे के सारे शुगर में आ जाएंगे। इसके बाद देखो, वो आपसे क्लासिफिकेशन पूछेगा। क्या पूछ रहा है वो आपसे? क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, और क्लासिफिकेशन में वो आपसे मोनोसेकेराइड के बारे में पूछेगा, डाइसेकेराइड के बारे में पूछेगा, ट्राइसेकेराइड के बारे में पूछेगा। आपसे कह देगा मुझे एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताओ जो ट्राइसेकेराइड होता है। फिर मान लो आपने एग्जाम्पल बता दिया तो वो आपसे पूछ लेगा कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो कौन से 3 मोनोसेकेराइड हमें मिलेंगे। जैसे रेफिनोज के बारे में आपसे पूछ लेगा, ऐसे ही किसी डाइसेकेराइड के बारे में पूछ लेगा कि मान लो माल्टोज है, सुक्रोज है, समझ में आ रही है चीजें? तो वो आपसे पूछ लेगा कि अगर इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको कौन सी मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगी। ऐसे ही आपसे वो पॉलीसेकेराइड के बारे में पूछ लेगा कि आप मुझे एक पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल बताओ। ठीक है, इसके अलावा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहां से, वो ये पूछा जाता है कि मुझे एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताओ, कि आप एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो कि एनिमल्स में फूड स्टोरेज की फॉर्म में पाया जाता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ या ऐसे पॉलीसेकेराइड का नाम बताओ जिसमें कि जो स्टार्च फूड है, जो रिजर्व फूड है वो संचयित किया जाता है। तो आपको भी पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो स्टोरेज होता है फूड का वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। अब पढ़ना ये सारी चीजें, ये सब बेसिक पार्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है, और वो पूछी जाती है आपसे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वो आपसे कह देगा कि मुझे आप एक रिड्यूसिंग शुगर का, आपने सुना होगा कि शुगर 2 तरह की होती है, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बोलो, पूछेगा आपसे कि आप मुझे बताओ कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है। फिर वो आपसे एग्जांपल पूछ लेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और जो सुक्रोज, स्टार्च होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां से जो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, वो म्यूटा रोटेशन के बारे में पूछा है, परिवर्तित ध्रुव घूर्णन। वो आपसे पूछ लेगा कि आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हो
जैसे मान लो आपने टीचर ने आपको बोला कि आप कुछ पढ़ा के बताओ और आपने मान लो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया, तो वो आपसे पूछ लेगा कि जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते हो तो एक म्यूटा रोटेशन पढ़ाते हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इसके बाद में वो आपसे वो जब आप मान लो आपसे पूछ ले कि जो आपके प्लांट्स हैं उनमें जो रिजर्व फूड है किसकी फॉर्म में स्टोरेज होता है, तो आप स्टार्च बताओगे, तो वो आपसे पूछ लेगा कि फिर मुझे ये बताओ स्टार्च की स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्च किस किस से मिलकर के बना है। तो एक स्टार्च की स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि स्टार्च जो है वो किस किस से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे ये कह देगा कि आप गेहूं खाते हो या गेहूं या वीट खाते हो, तो आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। आप चीनी खा रहे हो तो आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। आप फ्रूट्स खाते हो तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाते हो। देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप यकीन मानो, आप जितने भी सिरप लेके आते हो ना, दवाइयों की जितनी भी सिरप होती हैं, और जो सिरप मतलब ओरल जिनको हम लोग लेते हैं, ओरल ड्रग जो होती है, ओरल डोज जो होती है जिनको हम लोग पीते हैं, बहुत सारी खांसी की दवाइयां हैं, बच्चों को बेसिकली 8-10 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको बेसिकली ओरल डोज दी जाती है, और बेसिकली वो मीठे भी होते हैं। तो आप कभी उनको देखा करो कि उनका जो मीठापन है, आप देखना उनमें सुक्रोज होगा, किसी में फ्रक्टोज डाला जाएगा, वो उनके मीठेपन का रीजन होता है। तो आप थोड़ा सा जब आप ड्रग के बारे में बात करते हो तो थोड़ा सा देखा करो चीजों के बारे में कि एक्चुअल में ड्रग में होता क्या है। तो अब देखना कई बार जो खांसी की दवाई है, कफ सिरप आती है या बच्चों की, वो मीठी होती है, तो उनमें जो मीठापन है, जो मीठी होती है वो किस वजह से होती है, तो आपको पता चलेगा भाई कि उनमें कुछ। देखो ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर साल्ट जो किसी पर्टिकुलर डिजीज का सॉल्यूशन करता है, तो ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे और पदार्थ भी होते हैं लेकिन वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो वो सारे ऐसे एलिमेंट्स लिए जाते हैं बेसिकली, या ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं जो एक आपकी बॉडी का पार्ट ऑलरेडी होते हैं। जैसे मान लो आप फल खाते हो या फ्रूट्स खाते हो, तो जो फ्रूट्स है उनका जो मीठापन है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा आप मिल्क पीते हो तो आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो भाई, लैक्टोज ले रहे हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन आपको उन चीजों को जज करके जाना है। जैसे शुगर का बता दिया, फ्रूट्स का बता दिया, वीट का बता दिया, मेज का बता दिया, जिया मेज मक्का, ऐसे ही मिल्क का। ठीक है, आजकल एक इश्यू और आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को आपने भी देखा होगा, उन्हें गेहूं से एलर्जी है। जो ग्लूटीन पाया जाता है गेहूं में, उसका कुछ होता होगा, देखो मुझे भी इतना आइडिया नहीं, इतना डेप्थ में हम लोग भी नहीं पढ़ते हैं, तो ग्लूटीन का कुछ इश्यू होता है उसमें, तो उनको एलर्जी हो जाती है, वो गेहूं नहीं खा पाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन फिर वो आजकल जो हमारे गांव में चलता है, वो बहुत सारे अनाज मिला करके खाए जाते हैं, बाजरा चना सब मिलाया जाता है उनमें। ठीक है, इसके बाद में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स में एनिमल्स सारे आगे, लेकिन एनिमल्स में अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो घास वगैरह नहीं खाता। और घास वगैरह इसलिए नहीं खाता क्योंकि घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। और इंसान की बॉडी में या उसके पूरे जो डाइजेशन सिस्टम में, उसमें कहीं भी इस सेलुलोज का डाइजेशन करने वाला सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। जबकि प्लांट्स में जबकि एनिमल्स जो पशु वगैरह है जो कि जुगाली करते हैं, जुगाली का मतलब आपने देखा होगा कि पशु चारा खाने के बाद मतलब वो चारे को अंदर ले लेता है बिना चबाई। पशु क्या करते हैं बेसिकली कि जब जो चारा खाते हैं या जैसे घास वगैरह, चारा तो छोड़ो, एक बार घास की बात करते हैं, तो घास खाते हैं तो उसको बिना चबाए पेट के अंदर ले जाते हैं। जब खाना बंद कर देते हैं उसके बाद में वो वापस में उसको मुंह के ला करके उसको चबाते रहते हैं, जिसको हम लोग जुगाली बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एनिमल्स हैं बेसिकली, जो जानवर हैं जो घास खाते हैं, जो पशु हैं हमारे जो जनरली हम लोग पालते हैं, जिनको भैंस गाय वगैरह, उनमें इस जो सेलुलोज है उसका पाचन करने वाला एंजाइम सेलुलेज पाया जाता है, इसलिए वो खाते हैं, उसका पाचन भी हो जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मतलब पढ़ते हैं कहीं, पता नहीं कब की बातें हैं सारी चीजें, कि ह्यूमन बीइंग में भी पहले हो सकता है, कहते हैं कि जब मानव मतलब बंदर से मतलब जो भी है
वहां से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, तो वो उस समय पशु एक तरह से जो बंदर है वो घास खाता होगा, तो उसमें भी सेलुलोज एंजाइम पाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मानव में कन्वर्ट हुए, अब सेलुलोज खाना बंद कर दिया, तो उस जो अंग था जिसमें कि सेलुलोज एंजाइम बनता था, वो अंग अब किसी काम का नहीं रहा। तो आपने कई बार सुना होगा, आजकल तो काफी कम हो गया, पहले बहुत होता था, अपेंडिक्स हो जाता था। क्या हो जाता था? अपेंडिक्स हो जाता था। तो अपेंडिक्स में क्या होता था कि एक बॉडी का जो अंदर का पार्ट होता था उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता था, और एक्चुअल में ये वही पार्ट होता था जिसमें कि सेलुलोज एंजाइम बनता था। अब एक्चुअल में मनुष्य जो है वो सेलुलोज खाता नहीं है, तो उसका पाचन की जरूरत नहीं है, तो सेलुलोज एंजाइम की भी जरूरत नहीं है, तो फिर वो अंग जो था वो मनुष्य के शरीर में एक अवशेषी अंग बन जाता है। तो उसको फिर जब वो काफी बड़ा हो जाता है या किसी को पेन करने लगता है, तो उसको फिर सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अपेंडिक्स है वो बेसिकली जो सेलुलोज का पाचन करने वाला जो एंजाइम सेलुलोज जिसमें बनता था उसका एक अवशेषी अंग माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो स्टार्च जो है, स्टार्च का जो पाचन है, हमारी बॉडी में जो स्टार्च का पाचन है वो मुंह की लार से लेकर के जो अग्नाशय ग्रंथि है सब जगह ही होता है उसका। एक थोड़ा सा आप लोग विटामिन के बारे में पढ़ लेना, सारे के सारे विटामिन के बारे में। देखो ये सब चीजें अब इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है, ये कुछ बेसिक चीजें जब आप विटामिन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और किस तरह का पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आप पढ़ लेना कि कौन कौन से बेस पाए जाते हैं। RNA DNA के बारे में हल्का सा देख लेना, थोड़ा सा जीन्स के बारे में आपको देखना है, क्योंकि अब उनमें यह है कि कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें तो बनेंगी नहीं वहां पे। देखो ध्यान रखना, वहां पे चीजें जैसे एडेनिन गवानिन थायमिन जो भी बेस है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, कौन सा बेस किस में पाया जाता है, RNA में कौन सा बेस पाया जाता है, DNA में कौन सा बेस पाया जाता है, RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, DNA में कौन सी शुगर पाई जाती है। ठीक है, तो पार्ट वही है, बस ध्यान रखना है। तो एक बार आप जब भी जाओ रट्टा मार के नहीं जाना है, और जितना आपको पढ़ना है मैं बता रहा हूं, आप लोगों को पता भी है। बस मेरा पर्पज ये है कि आप उन सबको देख के चले जाना, एक बार देख के, मतलब इन द सेंस कि आप 2-4 दिन जब भी आपको लगे, मान लो कि मेरा इंटरव्यू 5 दिन बाद में है, तो उनको एक बार नजर से निकाल के जाना आप लोग। ठीक है, एक आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, तो जब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप लोग एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ लेना, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ लेना, पॉलीपेप्टाइड के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेना। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बताती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस के बारे में बताती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बताती है? टर्सरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बताती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बताती है? और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोगों से पूछा गया है जो इंटरव्यू में, वो ये पूछा गया है कि मायोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन ही है, तो यहां पे जो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो मायोग्लोबिन है या जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर होती है। मींस वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जरूर देख लेना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जैसा कि आपने प्रदीप सर ने भी आपको बताया कि हम लोग आपको कोई ये नहीं बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। और जब ये क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं तो एक आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जब इन चीजों को पढ़ो तो आप इनके साथ साथ इतने ही और क्वेश्चन देखो साथ में। ये नहीं कि सर के वीडियो देख लिए, सर ने बोला उसी में से पूछा जाएगा और तो बाहर से कुछ आएगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये सारा तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में। हाँ एक चीज और, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सिंपल एक डेफिनेशन टाइप और कोई एक आधा एग्जांपल आपको लगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स के बारे में देख लेना। बाकी मुझे लगता नहीं फैटी एसिड्स तक जाएंगे ये लोग, क्योंकि फैटी एसिड्स के अलावा जितना भी मैंने बताया है वो सारा नॉर्मल है, हर टीचर को याद रहता है। वो जो बंदा 15-20 साल से पढ़ा रहा है, जो टीचर एग्जामिनर 15-20 साल से पढ़ा रहा है, उसको वो सारी चीजें याद रहती हैं जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि फैटी एसिड वगैरह थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है। तो ये तो 2-3 चीजें हो गई। इसके अलावा देखो 2 चीजें और आपके सिलेबस में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक आप लोग
टर्पीन्स के बारे में पढ़ के जाना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में पढ़कर जाना है आपको, टर्पीन्स के बारे में। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो टर्पीन से पूछा जाता है कि टर्पीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, टर्पिनोइड्स पढ़ते हैं, आइसोटर्पिनोइड्स पढ़ते हैं और कैरिटोनोइड्स पढ़ते हैं। 4 वर्ड ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी से इंटरव्यू में, इसलिए मुझे याद है, किसी ने मुझे बताया था कि टर्पिन पढ़ते हैं, टर्पिनोइड्स पढ़ते हैं, आइसोटर्पिनोइड्स पढ़ते हैं और कैरिटोनोइड्स पढ़ते हैं। तो वो आपसे पूछ लेगा कि आप मुझे ये बताओ, ये बेसिकली सेम है या डिफरेंस है, इन चारों शब्दों का या इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या है? ये चारों वर्ड सेम है या फिर डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो इन चारों वर्ड्स का आप मुझे मतलब बता दो। टर्पीन्स, टर्पिनोइड्स, आइसोटर्पिनोइड्स और कैरिटोनोइड्स, ठीक है। ये चारों वर्ड जो हैं टर्पीन्स की दुनिया में, वो चारों वर्ड सेम हैं या फिर अलग अलग है? अगर अलग अलग हैं तो मुझे आप इनका मतलब बताओ कि टर्पीन्स किसे बोलते हैं, टर्पिनोइड्स किसे बोलेंगे, आइसोटर्पिनोइड्स किसे बोलेंगे और कैरिटोनोइड्स किसे बोलेंगे, ठीक है। एक आपसे कई बार ये पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप यकीन मानो, मैं जो बता रहा हूं कि जैसे अगर आप विटामिन के बारे में पढ़ रहा है तो वो आपसे सोर्स के बारे में जरूर पूछेगा। वो आपसे कह देगा कि चलो मान लो भाई किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी है, तो डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देगा? मेरी बात अच्छी तरह से समझ लेना भाई साहब, आपको सोर्स सारे देख के जाने हैं विटामिन के। आपको विटामिन B6, विटामिन B12 के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भी पता है एक नेचुरल अकरिंग विटामिन भी होता है। वो आपसे पूछ लेगा कि और विटामिन तो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो नेचुरल अकरिंग होता है? और कोई ऐसे क्वेश्चन पहाड़ से कूद के थोड़ी ना आएंगे क्वेश्चन कि वो आपसे ऐसी बात पूछेगा कि आपने कभी सुना ही नहीं है। संभव ही नहीं है भाई। क्वेश्चन वही होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, बस हो सकता है वो चीजें आपके याद ना हो। आपको कह देगा कि किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो गई, उसको रतौंधी की प्रॉब्लम हो गई है, बताओ उसमें कौन से विटामिन की कमी हुई? तो एक बेसिक पार्ट बनेगा और वो बेसिक पार्ट सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो कई बार, देखो अभी भी मैं बताऊं, अभी भी अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि टर्पीन्स का सोर्स क्या है। अभी भी आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि टर्पीन्स पाए कहां जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो टर्पीन्स पाए जाते हैं वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, फंजाई में भी पाए जाते हैं, एल्गी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु, उनमें भी पाए जाते हैं। तो आपको बेसिकली सोर्स का पता होना चाहिए। और एक चीज और, जो टर्पीन्स होते हैं, तो टर्पीन्स का क्या है, जो इस पूरे मतलब यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा नेचुरल अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में नेचुरल अकरिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो टर्पीन्स होते हैं। ध्यान रखना, फूड जो हम लोग लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट हम लोग कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं, लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा नेचुरल अकरिंग हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो वो आपका क्या होगा? टर्पीन्स होगा। इसके अलावा देखो, अब हमें टर्पीन्स की कहां जरूरत है? हमें टर्पीन्स की कहां जरूरत है? तो हमारे डेली रूटीन में, या जो डेली लाइफ है हमारी, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में, बहुत जगह या बहुत सारी एक्टिविटीज में हमें एसेंशियल ऑयल्स की जरूरत होती है। अब देखो आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ जाएगा फिर कि एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं। एक नया क्वेश्चन ये आएगा कि ये एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं। तो आपको पहले एसेंशियल ऑयल्स होना चाहिए, पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्पीन्स है वो बेसिकली एसेंशियल ऑयल्स का एक मेजर पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में वो आपसे ये पूछ लेगा कि टर्पीन्स किससे मिलकर के बने होते हैं, तो वो आपको सबको ही पता है कि जो इनकी यूनिट होती है वो आइसोप्रीन होती है। और आइसोप्रीन के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, एक जनरली आइडिया होना चाहिए। फिर आपसे वो क्लासिफिकेशन पूछ लेगा कि चलो बताओ सिस्क्यू टर्पीन्स क्या होते हैं, डाई टर्पीन्स क्या होते हैं, ठीक है। सिस्क्यू टर्पीन्स क्या होते हैं, ट्राई टर्पिनोइड्स क्या हैं, सेस्टर टर्पीन्स क्या हैं। तो आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ के जाना टर्पिनोइड्स का, कि किस टर्पिनोइड्स की बात यहां पे हो रही है
और कौन से टर्पिनोइड्स की बात यहां पर हो रही है। तो बेसिकली आपको पढ़ के जरूर जाना पड़ेगा इन सारी चीजों, ठीक है। इसके अलावा देखो, जब टर्पीन्स की बात आएगी तो वो आपसे आइसोप्रीन रूल की बात कर लेगा, इसकी बात कर लेगा, आपसे आइसोप्रीन रूल की बात कर लेगा। वो आपको कह देगा चलो आइसोप्रीन रूल आपने बता दिया, वो आपसे कह लेगा चलो स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या है। फिर आपसे पूछ लेगा आइसोप्रीन रूल किसने दिया, स्पेशल आइसोप्रीन रूल किसने दिया, आइसोप्रीन रूल क्या बताता है, स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या बताता है। सिंपल। अब ये मत सोचना कि ऐसी चीजें पूछी नहीं गई है, मैं बता रहा हूं, पूछा है बच्चों से। अरे भाई उसको तो माइंड में आएगा वही तो पूछेगा यार। आप क्या सोच रहे हो इतनी बड़ी केमिस्ट्री में, अब पता नहीं आपकी किस्मत है, आपके लिए उसकी माइंड में क्या आ जाए वो वही तो पूछेगा। वो आपसे पूछ के थोड़ा ना पूछेगा कि बता बच्चा किस में बताऊं, पूछूं। उसके माइंड में जो आएगा, अब आपका लक है भाई उसके माइंड में क्या आया है। इसीलिए सबको कहता हूं मैं, बिल्कुल चेतना शून्य हुआ करो। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को राम का नाम लिया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं बता रहा हूं 100% रिजल्ट मिलेगा, मान के चलो इस बात को यार। बहुत दुखी हुआ हूं मैं, पिछले पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान रहा हूं, मैं मेंटली परेशान रहा हूं। लेकिन जो 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 मिला मुझे इन सब चीजों में जाकर के, खैर शुरू से ही मैं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया आजकल ये सब, इसलिए कि मैं मेरी समस्याओं से निकल पाऊं। क्योंकि कोई नहीं है भाई, आप जितने परेशान हो उससे भी 10 गुना परेशान हूं मैं। अब आजकल तो बच्चे कहते हैं यार सर बात नहीं करते। अभी आज 1-2 बच्चों का फोन आया, मैसेज आया, सर आपसे बात करना है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं, मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूं। तो मैंने यही कहा भाई आजकल तो मुझे खुद को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है यार। मुझे मुझे खुद को कोई बच्चा मुझे फोन करके ये पूछ लेता है पहले कि सर आप कैसे हो, तो मुझे लगता है कि यार कोई है जो मुझे भी पूछ रहा है। वरना सच्ची बता रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मुझे खुद को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन रियली बता रहा हूं, मैंने एक चीज सीखी 3-4 जो महीने 5-7 महीने में, कि इंसान है ना दुखी केवल अपने कर्मों से है। अगर आप अपने जीवन में दुखी हो, बुरा मत मानना, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि अपन प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं हम लोग। मैंने देखा है, मैंने मेरे लिए खुद ने बखेड़े खड़े किए हैं, मैंने खुद ने मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, और आज पछता रहा हूं। बस ऐसा मन करता है मैंने क्यों किया ये सब। तो ऐसा है, मोटिवेशन की जरूरत सबको होती है, आज मुझे भी है। अगर कोई मुझे मोटिवेट कर दे तो मुझे लगेगा कि यार मेरे लिए बहुत कुछ है ये। चलो कोई नहीं, ये सब मजाक की बात है। तो आइसोप्रीन रूल और स्पेशल आइसोप्रीन रूल आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो टर्पीन्स में आपको देखना, हाँ एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये चीजें पूछी जाती हैं कि जो रोज, जो गुलाब जल है बेसिकली, रोज ऑयल जिसे बोलते हैं, वो बेसिकली कौन से टर्पिनोइड से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, जेरेनियोल और फोर्सिनोल 2 टर्पिनोइड्स हैं जिनसे रोज एसेंशियल ऑयल मिलता है। ऐसे ही लेमन की बात करें तो 2 टर्पिनोइड ध्यान रखना है, लिमोनिन और सिट्रल। इसके अलावा कोरिएंडर, अल्फा पिन्नेन से कोरिएंडर नाम का एसेंशियल ऑयल मिलता है। इसके बाद में कैंफर से कैंफर मिलता है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैस्मिन जो कि एसेंशियल ऑयल में आता है, वो किससे मिलता है, वो मिलता है लिनेलुल से। जैस्मिन जो है हमारा, जो जैस्मिन है हमारा, वो मिलता है किससे मिलता है, लिनेलुल नाम का जो टर्पिनोइड्स है उससे हमें मिलता है। इसके अलावा जिंजर का आपको पता ही है, वो जिंजीबेरिन से मिलता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, वैसे तो देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्पिनोइड्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिखे हैं कुछ, जैसे मेंथोल हो गया। देखो थोड़ा सा जो डेली रूटीन की, जैसे पुदीना है, मेंथोल। देखो अब आप ध्यान रखना, पुदीने में क्या पाया जाता है, मेंथोल पाया जाता है। अभी तो देखो मेंथोल की जो गोली आती है ना मार्केट में, खाते हैं हम लोग मेंथोल, पहले चलती थी, अब तो शायद बंद हो गई होगी। देखो उसमें पुदीने की खुशबू आती है। ऐसे ही आप अल्फा टर्पिनियोल की स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। एक जरूर ध्यान रखना जो पूछा जाता है, जब हम लोग टर्पिनोइड्स का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं या फिर एल्किलॉइड्स का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं, तो जीसल मेथड पढ़ा जाता है।
ये आपका होमवर्क होगा, जी सेल मेथड। ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थ्योरी में भी पूछा जाता है। देखो, और शायद एक ना एक, मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी ना किसी एपी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जी सेल मेथड का। ठीक है, इसके अलावा एक रेटिनोल के बारे में देख लेना थोड़ा सा, जो कि विटामिन ए होता है, ये भी टर्पिनोइड होता है, ध्यान रखना। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं, या एक संभावना बनती है किससे, टर्पिनोइड से, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, देखना सारा है सरसरी नजर से एक बार कि, बाकी देखो इतनी सारी चीजें बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर इंटरव्यू में कुछ ऐसा बचे आप लोगों के लिए। देखो, अगर आप इतना, अगर मेरी क्लासें भी आप देख के जाओगे तो आप यकीन मानो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। अरे चीजें हमेशा इसीलिए नहीं पढ़ी जाती हैं कि मेरे को इसी से क्वेश्चन मिलना है भाई, चीजें इसलिए भी पढ़ी जाती हैं। अब जैसे मान लो मैं गीता पढ़ता हूं, तो मैं गीता किस लिए पढ़ता हूं, मुझे क्या पूरी सृष्टि का नॉलेज थोड़ी ना हो जाएगा, बस इसलिए पढ़ता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे मन की शांति मिले, मैं कभी ना कभी चेतना शून्य होकर के कहीं ना कहीं मैं अपनी समस्याओं से बाहर आऊं मैं एक बार। तो ये नहीं है कि आप मान लो मेरे 20-25 क्लास देखोगे तो ये है कि यार इतना सारा मैं क्यों पढ़ूं, इसमें से इतना सारा थोड़ी ना पूछा जाएगा। अरे भाई बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर आप इतना पढ़ के जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, और आपको जब पढ़ोगे तो ऑब्वियस बात है यार नॉलेज भी होगा, और नॉलेज होगा तो वो थोड़ा सा अगर आउटसाइड जाके भी पूछेगा तो आप कहीं ना कहीं चीजों को कोरिलेट कर पाओगे, और कोरिलेट करोगे तो आप आंसर बताओगे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हिंट तो दोगे ही ना अगले को। और आपको पता ही नहीं है किसी चीज का तो फिर क्या बोलोगे बताओ आप मुझे, फिर आप ऐसे कह जाओगे सॉरी सर। अब उस सॉरी से तो बढ़िया ही है ना कि आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओ चीजों को। ठीक है, एक चीज और बचती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो बचता है आपका एल्केलॉइड्स। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट डू यू मीन बाई एल्केलॉइड्स, व्हाट डू यू मीन बाई एल्केलॉइड्स। तो आप बता देना कि एल्केलॉइड्स जो हैं वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जिनमें नाइट्रोजन मस्ट है, जिनमें नाइट्रोजन मस्ट है, और इनकी जो नेचर होती है वो बेसिकली बेसिक नेचर होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो अपनी बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, और आपको पता ही है एल्केलॉइड्स तो मैक्सिमम कहां से पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाई एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो एमिनो एसिड, जो एल्केलॉइड्स है वो किसके डेरिवेटिव होते हैं। तो ध्यान रखना एल्केलॉइड्स भी बेसिकली एमिनो एसिड्स के ही डेरिवेटिव होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई टर्पिनोइड्स के बारे में पूछता किसके डेरिवेटिव होते हैं, तो हम लोग कहेंगे ऑब्वियस बात है कि ये आइसोप्रिन के डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं, आइसोप्रिन के डेरिवेटिव होते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि एल्केलॉइड्स किसके डेरिवेटिव होते हैं, तो उनको हम लोग एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक हल्का सा, बाकी मत पढ़ना, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। अब एल्केलॉइड से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि वो आपसे ये पूछ लेगा, देखो बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको भी पता है, जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनमें बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग या नॉन एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, जैसे पाइरोल हो गया या फिर पाइरोलिडीन हो गया, जैसे पिरिडीन हो गया, मैंने बताया पहले भी, या फिर पिपरिडीन हो गया। याद करो सारी चीजें, या तो हो सकता है किसी में ये पाइरोल पाया जाता हो, या फिर हो सकता है ये सिंपल ये वाला पाया जाए, पाइरोलिडीन जिसे बोलते हैं, हो सकता है किसी में पिरिडीन पाई जाए, या हो सकता है किसी में पिपरिडीन पाई जाए, इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाए। किसी में एंथ्रासीन भी पाई जाती है, किसी में फिनेंथ्रीन भी फिनेंथ्रीसिन भी पाई जाती है। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि सभी में एट्रोसाइक्लिक भी पाई जाती है, किसी में फिनेंथ्रीन भी पाई जाती है, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो आपको याद क्या करके जाना है, आपको जो मैंने पढ़ा रखा है क्लास में, या फिर जो नए बच्चे हैं वो एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं उनको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको पढ़ के ये जाना है
कि जो बेसिकली एल्केलॉइड्स हैं, आप 10-15 एल्केलॉइड्स का नाम याद रखना और उसके साथ ये याद रखना कि कौन से एल्केलॉइड्स में कौन सी रिंग पाई जाती है। तो जैसे मैं बताता हूं कि जैसे अगर आप बात करोगे हाइग्रीन की, आप बात करोगे हाइग्रीन एल्केलॉइड और निकोटीन एल्केलॉइड की बात करोगे तो इनमें बेसिकली पायरोल और पायरोलिडीन जो है वो रिंग पाई जाती है। ऐसे ही अगर आप बात करोगे, ध्यान रखना, कोनिन, निकोटीन और पिपेरिन की, इसकी बात करोगे कोनिन, निकोटीन और पिपेरिन की, ये वो एल्केलॉइड्स हैं जिनमें की पिरिडीन या फिर, जस्ट 1 मिनट दोबारा बनाता हूं इसको, पिपरेडीन की बनाता हूं, ये वाला पिपरेडीन है जिनमें की पिरिडीन या पिपरिडीन पाया जाता है। ऐसे ही वो आपसे पूछ लेगा कि आप मुझे एक एल्केलॉइड का नाम बताओ जिसमें ट्रोपेन पाया जाता है। ट्रोपेन की स्ट्रक्चर आप देख लेना, बाकी मैं बता देता हूं। ट्रोपेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, यहां पे ये N, ये CH3, ठीक है। तो अगर आपको एट्रोपिन दिया जाए, अगर एट्रोपिन नाम का एल्केलॉइड दिया जाए तो उसमें ट्रोपेन पाया जाता है। ऐसे ही अगर आपको कोकीन दिया जाए तो कोकीन में भी आपका क्या पाया जाता है, ट्रोपेन पाया जाता है। ऐसे ही आपसे कह दिया जाएगा कि मुझे 2 एल्केलॉइड के नाम बताओ जिनमें की क्विनोलिन रिंग पाई जाती है, तो एक तो क्विनिन हो जाएगा और एक चिंकोनिन हो जाएगा जिनमें की क्विनोलिन रिंग पाई जाती है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुझे ऐसे 2 या 3 एल्केलॉइड्स का नाम बताओ जिनमें की आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उसमें क्या बता क्या होगे, कोडिन, नार्कोटिन, हेरोइन और पेपेबरिन। ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दिए हैं जिनके अनुसार इनमें आइसोक्विनोलिन रिंग पाई जाती है। ऐसे ही वो आपसे 1-2 एग्जाम्पल और पूछ लेगा कि ये बताओ ऐसा कौन सा एल्केलॉइड है जिसमें इंडोलिन रिंग पाई जाती है, या फिर इंडोलिन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पाया जाता है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। तो आप देखो सेरोटोनिन, मेलेटोनिन और रेसरपिन, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें की इंडोल रिंग पाई जाती है। कौन सी रिंग पाई जाएगी इनमें, इंडोल रिंग पाई जाएगी। इसके अलावा देखो ऐसे 2 एल्केलॉइड का नाम पूछ लेगा जिनमें की फिनेंथ्रीन रिंग पाई जाती है, तो ध्यान रखना मोर्फिन और हेरोइन, मोर्फिन और हेरोइन जिनमें की फिनेंथ्रीन रिंग पाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये तो सारा आपका एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एल्केलॉइड से, वो ये पूछा जाता है कि आपने एल्केलॉइड्स पढ़े, तो वो आप कह दोगे हाँ सर एल्केलॉइड्स पढ़े, चलो 1-2 का नाम बताओ, तो आप बता दोगे मॉर्फिन, ये दिस। तो वो आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताओ भाई ये एल्केलॉइड्स दवा है या नशे की चीजें हैं। वो आपसे ये पूछ लेगा कि ये एल्केलॉइड्स मेडिकल फील्ड में एज ए ड्रग यूज किए जाते हैं या फिर जनता के द्वारा नशे की डोज की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। और शायद आई थिंक अभी भी आप नहीं समझ पाओ ये दोनों चीजें। तो देखो एक चीज पहले आप समझना, पहले आप मेडिकल में जाते हो, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, आप पहले मैं बताऊं आप लोगों को, आप उन का साल्ट देखा करो उन टैबलेट्स का। आप यकीन मानो मैक्सिमम बहुत सारी टैबलेट्स में एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, आप यकीन मानो। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप देख लेना, ये तो रेगुलर काम है, हर घर में बीमारी आती है। आप यकीन मानो बहुत सारी दवाइयों में आपके, और मैं बताऊं आपको मजे की बात, और देखो मैक्सिमम दवाइयों में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। मैक्सिमम टैबलेट्स का या मैक्सिमम ड्रग्स का, चाहे वो ओरल हो चाहे टैबलेट की फॉर्म हो, किसी भी तरह का हो, मैक्सिमम टैबलेट्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। बस देखा नहीं आपने, कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी जज नहीं किया। अब जब समझने लगे हो, जब जज करोगे तो चीजों का पता चलेगा। तो बेसिकली आपसे पूछा यह जाएगा कि एक्चुअल में यूज क्या है एल्केलॉइड्स का। तो देखो एल्केलॉइड्स दोनों चीजों में यूज होते हैं, ये नशे की चीजें भी हैं और ये आपकी ड्रग्स में भी यूज होती है, मतलब किसी बीमारी के
ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। अब देखो जो आजकल चल रहा है हमारे समाज में, जो एक बहुत बड़ा, जो मतलब एक बहुत बड़ा तबका जिसका शिकार हो गया है, आप यकीन नहीं मानोगे, आप गांव में जाके देखो, मैं बता रहा हूं शहर से भी बुरी हालत है गांव की, जहां पे बच्चों का 15 से लेकर के 25-30 साल तक के बच्चों का आपको एक जगह झुंड मिलेगा, और वो इतने भयंकर रूप से नशे के आदी हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको लगेगा कि यार हो क्या रहा है इस जनरेशन को। और रियली बताऊं, ये जनरेशन खत्म है। आप देखो यार पिछले 10-15 दिन में जो हो रहा है, जो न्यूज में चलता है, उसने उसको मार दिया, उसने उसको काट दिया, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब नशे की वजह से है। आप ये मत समझना कि इंसान ऐसे ही कर रहा है, नहीं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं नशा जुड़ा हुआ है, जो एडिक्ट हो गए हैं लोग नशे के। पूरे युवा जो जनरेशन है, यूथ जो जनरेशन है, वो सब इसमें शिकार होती जा रही है। ठीक है, तो अब जो कुछ आपको थोड़ा सा जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, मैं बता दूं कि वो आपसे ये पूछ लेगा कि मुझे ये बताओ आप लोग कि भांग, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो आपसे पूछ लेगा कि भांग, गांजा और चरस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हिंदी में ही समझा देता हूं, इंग्लिश में मुझे भी आइडिया नहीं है देखो इनका, कि भांग, गांजा और चरस क्या होता है। आपने बोले, वो आपसे पूछ लेंगे, देखो आपने सुना है वो भांग पीता है, वो चरस पीता है, वो गांजा पीता है, तो वो आपसे पूछेगा ये सब क्या है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब एल्केलॉइड्स हैं, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो ध्यान रखना, ये तीनों चीजें एक ही प्लांट से मिलती है, हमें ध्यान रखना इस बात का। किससे बनती है? एक ही प्लांट से बनती है, और वो जो प्लांट होता है वो होता है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका, ध्यान रख लेना, ये तीनों चीजें। तो भाई जब एक ही प्लांट से मिलती हैं, तो फिर इन तीनों चीजों का डिफरेंस क्या है वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में पहली एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ध्यान रखना, जिनको कह सकते हैं साइको एक्टिव ड्रग होती हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं बेसिकली वो साइको एक्टिव, मतलब हिंदी में बोलेंगे मनोसक्रिय ड्रग, साइको एक्टिव ड्रग। साइको एक्टिव ड्रग क्या होती है कि आपका जो, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसकी जो 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 प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, उसको चेंज कर देता है। साइको एक्टिव ड्रग क्या करते हैं कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, जो वर्किंग प्रोसेस है या जो वर्किंग सिस्टम है, उस वर्किंग सिस्टम को चेंज कर देते हैं। आई बात समझ में? तो होता क्या है कि देखो ये तीनों एक ही पार्ट का पार्ट है कैनाबिस इंडिका का। अब देखो होता क्या है, अगर इस कैनाबिस इंडिका के पत्तियों को, ध्यान रखना, और बीजों को पीस करके अगर पेस्ट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? उसका पेस्ट बनाया जाता है, अच्छी तरह से समझ लो, खाने के लिए थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का पेस्ट बन जाता है। अगर कैनाबिस इंडिका के बीजों और पत्तियों को पीस करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया जाता है, जो कि फिर आपने देखा होगा शायद, आई डोंट नो, बट किसी ने मुझे बताया कि लगभग येलो कलर का वो होता है, तो उसको कभी यार अंगुली से लगा करके खाते हैं लोग। तो अगर उसकी पत्तियों और बीजों को पीस करके पेस्ट बनाया गया है, तो इसको तो बोलते हैं भांग। नहीं सुना आपने समाज में कई बार कि भांग घोटी है आज? तो उसको सेमी सॉलिड टाइप बनाया जाता है। एक क्या होता है कि अगर इसी कैनाबिस के इंडिका के बीजों को और पत्तियों को सुखा करके उसका एक तरह से तंबाकू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। किसमें कर लिया जाता है? तंबाकू नहीं होता है उसको, मतलब बारीक टुकड़ों में उसकी पत्तियों को और उसके बीजों को सुखा लिया जाएगा। फिर देखो आजकल क्या चल रहा है समाज में, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी इस टाइप की सिगरेट मिलती हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस सिगरेट में से उस तंबाकू को तो निकाल लेंगे और उस जो आपने पत्तियों और बीजों को सुखा करके जो चूरन सा बनाया उसको भर लेंगे, फिर उसको तंबाकू के साथ पिया जाता है। तो अगर इस तरह की जो प्रोसेस है उसको फिर गांजा बोला जाता है। ठीक है,
और फिर चरस क्या है? चरस सबसे खतरनाक चीज होती है जिसका नशा और भी ज्यादा होता है, जिसका नशा और भी ज्यादा होता है। एक्चुअल में होता क्या है चरस में, मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो एक चीज और ध्यान रखना, एक वर्ड और यूज किया जाता है गांजे के लिए जिसे बोलते हैं मरजुआना। एक वर्ड ध्यान रखना, मरजुआना। कौन सा वर्ड है? मरजुआना, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? गांजे के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तीसरा चरस। चरस में एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका कैनाबिस इंडिका का जो बेसिकली फूल होता है, उस फूल में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं राल। और एक्चुअल में फिर क्या किया जाता है? इस फूल को हाथ पे रगड़ा जाता है इस तरह से, और जब हाथ पे बार बार रगड़ते जाओगे तो ये हाथ पे फिर काला पड़ जाएगा, और काला पड़ने के साथ साथ वो हाथ पर भी जमा हो जाएगा। फिर उसको वहां से चक्कू से या किसी से उतार लिया जाता है और फिर उसको चरस की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो भांग और आपका गांजा और चरस अलग अलग नहीं है, एक ही प्लांट का पार्ट है, बस तरीका अलग है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो। तो ध्यान रखना इन दोनों चीजों का, जो मैंने बताया, भांग क्या है आपका, गांजा क्या है आपका, और अफीम क्या है। इसके अलावा देखो ये जो गांजा भांग अफीम है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आता है, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आता है। इसके अलावा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपका भांग है, उस भांग में पाया जाता है टेट्राहाइड्रो कैनिबिनोल। ये जरूर ध्यान रखना, चाहे भांग हो, चाहे आपका गांजा हो, चाहे चरस हो, उसमें क्या पाया जाता है? टेट्राहाइड्रो कैनिबोल। ये जरूर ध्यान रख लेना, कैनिबिनोल। ये आपके देखो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन इसमें पाया क्या जाएगा, नशे का कारण क्या है, वो भी आप लोगों को पता हो। समझ में आ गई? तो ये तीन चीजें तो आप समझ लो, कौन कौन सी चीज दीजिए, आपका भांग क्या है, आपका गांजा क्या है, आपका चरस क्या है। ठीक है। इसके बाद देखो आगे चलते, और भी बहुत सारी चीजें चल रही है नशे की, उनके बारे में बताता हूं। एक आप अफीम के बारे में पढ़ना। देखो अफीम में कोडीन या मार्फिन पाया जाता है, ध्यान रख लेना इस बात। अफीम में कोडीन या मोर्फिन पाया जाता है, और अगर ज्यादा अमाउंट की बात की जाए तो ध्यान रखना अफीम में मोर्फिन पाया जाता है। यह भी साइको एक्टिव ड्रग होती है। और देखो एक प्लांट होता है, इसका नाम जो है अफीम का, इसको बोलते हैं लेकर्मा पेपरिस, लेकर्मा पेपरिस। और पेपरवरम सोमनीफेरम का जो लेटेक्स होता है उसको सुखा करके उसको बनाया जाता है, जिसको पोस्ट भी बोलते हैं। अफीम को पोस्ट के नाम से भी बोला जाता है। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि पोस्ट मिला है इसके पास, तो अफीम का ही एक दूसरी फॉर्म होती है जिसे हम लोग पोस्ट बोलते हैं। और एक्चुअल में जो अफीम या पोस्ट है वो बेसिकली कड़वा और काले रंग का होता है, बेसिकली कड़वे। और देखो अब देखो मॉर्फिन आ गया, अब मॉर्फिन देखो लोग नशे के लिए भी यूज कर रहे हैं, और मॉर्फिन साइको एक्टिव ड्रग भी है जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा देखो एक देखो आपने नाम सुना होगा कोकीन का, आपने न्यूज में सुना होगा इसके पास 5 लाख की कोकीन मिली है, इसके पास 10 लाख की कोकीन मिली है। तो ध्यान रखना कोकीन में बेसिकली ट्रोपेन पाया जाता है जो एट्रोपिन में पाया जाता है। ध्यान रखना कोकीन जो मिलती है या जो कोकीन, ये एल्किलॉइड है सीधा सीधा भाई, ये बेसिकली कोकीन ही है। लेकिन ध्यान रखना ये मॉर्फिन से भी खतरनाक होता है नशे के मामले में। मॉर्फिन से जितना नशा होता है उसे बहुत ज्यादा नशा होता है कोकीन में, और ये ट्रोपेन में पाया जाता है, मतलब इसमें ट्रोपेन रिंग पाई जाती है, और ये जो मिलता है वो कोका प्लांट से मिलता है। ठीक है। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा कि इसके पास आज 5 करोड़ की हेरोइन मिली है, ये भी आपने नाम सुना। देखो ये सब पूछी जा सकती है, पूछी इसलिए जा सकती है क्योंकि सारे के सारे अल्कलॉइड है, और ये मोस्ट डिमांडिंग चीजें हैं इस समय मार्केट में, क्योंकि लोग, आपको पता है पूरा देश पूरा संसार नशे की नत में है भाई साहब। किसी को कोई मतलब नहीं, कोई किससे, कोई इंजेक्शन से नशा ले रहा है, कोई पी करके ले रहा है, कोई खा करके ले रहा है, लेकिन रहना नशे में है भाई साहब। ठीक है। अब ये हेरोइन भी देखो, ये भी मॉर्फिन से बनाई जाती है, इसे बनाई जाती है, मॉर्फिन से बनाई जाती है। और एक प्लांट होता है खसखस, और खसखस के बीजों से
नेचुरल, अगर प्रकृति की बात करें तो खसखस के बीजों से हेरोइन बनाई जाती है, और अगर आर्टिफिशियल हेरोइन बनाई जाएगी तो फिर मॉर्फिन से बनाई जाती है। एक खसखस का प्लांट होता है, उसके बीजों से अगर हम लोग प्राकृतिक रूप की बात करें कि प्राकृतिक रूप से हेरोइन कहां पाई जाती है, तो जो खसखस का प्लांट है उसके प्लांट के बीजों से या उसके प्लांट के बीजों में हेरोइन पाई जाती है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल हेरोइन बनानी हो तो फिर किससे बनाई जाती है? मॉर्फिन से। और ये मॉर्फिन से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा घातक होती है नशे के मामले में। जिसको ज्यादा नशा करना हो फिर वो क्या खाए? हेरोइन खाए। क्योंकि देखो ये एक तरह से बहुत पॉपुलर मुद्दे हैं इस समय। नशे की जो लत है पूरे देश में जो लगी हुई है वो एक बहुत भयंकर मुद्दे चल रहे हैं इस समय कि कैसे। अब देखो पंजाब का देखा है आप लोगों ने, हम भी न्यूज में पढ़ते हैं, हमें भी क्या पता। और हम, लेकिन देखो आप देखोगे ना अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, तो आपको मिलेंगे बहुत लोग, मैंने देखा है ये सब यार। वो आजकल मार्केट में चल रही हैं, वो छोटी छोटी सिगरेट, उनमें से तंबाकू निकाल लिया जाएगा, फिर गांजा भरा जाएगा, फिर वो जो लोग लुत्फ उठाते हैं उन चीजों का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जो आप लोगों को भी पता होगा, आपने बिग बॉस विनर का नाम सुना होगा, एल्विस यादव। एल्विस यादव, और आपको पता है कि ये बिग बॉस का विनर था। कौन सी सीजन थी मुझे पता नहीं है, शायद 22-23 की सीजन थी या 22 की सीजन थी। लेकिन उस सीजन का ये विजेता था, उससे ज्यादा ये पॉपुलर हुआ रेव पार्टी के नाम से। अब देखो आपने बहुत कुछ सुना होगा, कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि जयपुर में भी कुछ दिन, शायद 1-1.5 महीने पहले आया था कि जयपुर के किसी जगह रेव पार्टी की कर रहे तो लोग 70 लोग मिले। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया हमारे बहुत कल्चर में, हमारे मतलब जो संस्कृति है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है रेव पार्टी के नाम से। तो हो सकता है कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि यार आजकल ये रेव पार्टी का बहुत बड़ा नाम चल रहा है क्या, क्योंकि ये सब चीजें फिर एल्कोहल से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो वो आपसे पूछ ले कि यार आजकल रेव पार्टी का क्या कल्चर है? भाई रेव पार्टी बहुत चल रही है आजकल, क्या होती है रेव पार्टी? तो एक्चुअल में रेव पार्टी में होता क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को कि देखो, मैं ज्यादा तो नहीं, मैं इतना सा बताऊंगा आप लोगों को कि इस पार्टी में कैसे नशा किया जाता है। बाकी कौन इन्वॉल्व होता है, कौन शामिल होता है, कौन से घर के आते हैं, कौन से लोग आते हैं, उसे हमें पता नहीं, वो आप सब पढ़ना, आपको पता भी है। लेकिन एक्चुअल में इस रेव पार्टी का मेन जो पर्पस होता है वो होता है नशा करना। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई शराब पीता है या कोई अल्कोहल लेता है या फिर ये ड्रग लेता है, तो इन ड्रग्स का जो देखो एक चीज आपको पता नहीं होगी लेकिन मैं बताता हूं आप लोगों को, मैंने पढ़ा था कहीं कि अगर आप शराब पीते हो या नशा करते हो तो आपकी बॉडी में से सारा नशा या शराब जो भी है बाहर निकल जाएगा, लेकिन आपकी ब्लड में वो चीजें 48 घंटे तक रहती हैं। वो चीजें 48 घंटे तक रहती हैं आपकी बॉडी में, तो आपको फील नहीं होता। लेकिन अगर आपका सैंपल लिया जाएगा 48 घंटे के लगभग भी, तो भी आपकी बॉडी में उस अल्कोहल की प्रेजेंस दिखा देगा वो। तभी तो सैंपल लेते हैं ये चेक करने के लिए कि इसने शराब पी है कि नहीं पी है, इसने नशा किया है कि नहीं किया है, वरना 3-3 दिन बाद क्या पता चले, बताओ आप। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, मैं श्योर भी नहीं हूं, शायद 48 घंटे था कि 72 घंटे था। ब्लड में जो भी नशीली चीजें हम लोग यूज करते हैं वो सैंपल शायद 72 घंटे तक या 48 घंटे तक बॉडी में बना रहता है। तभी तो फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं, पता लगाया जाता है किसने नशा किया था, कर रखा। कई बार जैसे मर्डर वर्डर हो जाते हैं, फिर यही तो तभी तो पता लगाया जाता है कि इन्होंने नशा किया था कि नहीं किया था। एक्चुअल में क्या टाइम आ गया, अब बंदा ये चाहता है कि मैं ऐसा नशा करूं कि मेरा 24 घंटे में खत्म नहीं हो, 48 घंटे में खत्म नहीं हो, 72 घंटे में खत्म नहीं हो, मतलब मैं ऐसा नशा कर लूं कि 5-7 दिन तक नशे में रहूं मैं। तो उसके लिए आजकल रेव पार्टियां की जाती हैं। और रेव पार्टी में एक्चुअल में क्या किया जाता है कि इंसान क्या करता है कि अपने आप को सांपों से कटवाता है। और बेसिकली आप यकीन नहीं मानोगे, देखो मैंने पढ़ा है कहीं से, आई डोंट नो, मैंने कोई यूज नहीं किया है, लेकिन ये कहा जाता है कि जस्ट 1 मिनट, जो कोबरा, मैं ये कहा, मतलब मैंने ये पढ़ा था कि जो रेव पार्टी होती हैं उनमें इंसान अपनी बॉडी को सांप से कटवाता है। और सांप में भी आप यकीन नहीं मानोगे, कोबरा सांप से। और मजे की बात देखो, कोबरा के सांप में मॉर्फिन पाया जाता है। कोबरा के सांप में
मोरफिन पाया जाता है। तो आ गई बात एल्केलॉइड पे। तो रेव पार्टी में अब देखो, अब हो सकता है रेव पार्टी में नशा किया जाता है तो भाई शराब पी लेते, ड्रग ले लेते, कोकीन ले लेते, चरस ले लेते, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। चरस, अल्कोहल, इनका नशा क्या होता है 24 घंटे में खत्म हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। उनको तो नशा लंबा चाहिए। तो एक्चुअल में सांप से कटवाने पे जो नशा होता है ना, वो लगभग 7 से 8 दिन तक बना रहता है बॉडी। कितने दिन तक? 7 से 8 दिन तक। यकीन मान, मतलब यकीन मानने वाली बात तो यह कि पढ़ा है हम लोगों ने कहीं से। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो सांप का जहर होता है उसमें बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, आपको आपके न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन कर देते हैं। न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन मतलब उनका जो एक्टिंग प्रणाली है ना, काम करने की जो प्रणाली है, उसको चेंज कर देते हैं। देखो साइको एक्टिव करती क्या है, देखो मान लो आपको पेन हुआ, आपने कोई भी ड्रग ली पेन किलर, तो वो आपका दर्द थोड़ी ना मिटा देगी, वो आपकी साइको एक्टिव दवा होती है। मींस आपको वो दर्द फील नहीं होता बस। तो जितने भी ड्रग क्या करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम की काम करने के सिस्टम को चेंज कर देंगे। तो आपको वो जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपने ड्रग ले लिया, तो वो आपकी प्रॉब्लम खत्म। आपका जो नर्वस सिस्टम है उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा ही नहीं। अब वो नर्वस सिस्टम अगर प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेगा, तो अब आपने आपको हैप्पी फील करोगे कि मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बस। और कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना खत्म कर देता है ड्रग, नशीली चीजें किसी प्रॉब्लम को थोड़ी ना खत्म करती हैं। बस अब हमारा नर्वस सिस्टम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देता है, हमारी साइकोलॉजी चेंज कर देता है, वो साइको एक्टिव, मनोसक्रिय। तो रेव पार्टी में क्या किया जाता है, सांपों से कटवाया जाता है। वो इसलिए कटवाया जाता है कि उनमें मोरफिन पाई जाती है, और उस मोरफिन का जो असर है लगभग 6 से 8 दिन तक बना रहा है। अब देख लो क्या क्या चल रहा है समाज में। अब एक्चुअल में ऐसे नहीं। अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको। अब आप कहोगे कि सर अगर उसमें तो जहर है वो तो मर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या किया जाता है, उससे पहले उस सांप को एक केमिकल का इंजेक्शन दिया जाता है। देखो मजे की बात, देखो अगर उस सांप से किसी को कटवाना है रेव पार्टी में नशा करने के लिए, तो उस सांप को पहले केमिकल का इंजेक्शन दिया जाता है, फिर उस सांप से कटवाया जाता है। तो जिसको हम लोग जहर बोल रहे हैं, बेसिकली वो जहर नहीं होगा, वो एक नशे का काम करेगा, और वो नशा जो है आपका 6 से 7 दिन तक बना रहेगा। ऐसे ही से तो थोड़ा सा रेव पार्टी के बारे में देख लेना आप लोग, मैंने बता दिया है। और जो हाँ एक चीज और, जो सांप का जहर है वो ब्लड में सेरोटोनिन को डेवलप करता है। अभी तो बताऊंगा सेरोटोनिन भी क्या है, या फिर ब्रेडिकाइनिन को डेवलप करता है। ध्यान रखना, जब सांप से कटवाते हैं तो वो उस इंसान के जो ब्लड है उसमें सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन 2 हार्मोन्स सिक्रेट करता है, या दोनों हार्मोन्स की मात्रा बढ़ा देता है, जो कि दिमाग पर असर डालेगा, और दिमाग पर असर डालेगा तो फिर आदमी को उससे नींद आती है, और नींद आती है तो फिर इंसान को शांति मिलती है। तो ये जितनी सारी कहानी करता है ना इंसान, जितने कबाड़े कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, वो सब शांति के लिए कर रहा है। तो मैं कई बार कहता भी हूं यार क्या चाहिए, शांति चाहिए। अरे मैंने कहा यार गीता पढ़ लो, सुबह शाम माला जप कर लो तो भी शांति मिल जाएगी। वो सब करने की क्या जरूरत है शांति के लिए? शांति चाहिए ना, तो शांति का दूसरा तरीका भी है। वो गलत तरीके से क्या फायदा है बताओ? मैं कह रहा हूं सुबह शाम नाम जप करो, अपना जो भी है माला वाला जपो, सारे दिन भगवान को याद करो, तो भी शांति मिलेगी, गारंटी है मेरी ये लोग। अब आप गलत तरीके से शांति ले रहे हो यार, मतलब आप खराब हो रहे हो अपनी इस पूरे, मतलब क्या कहें उन सब चीजों को। ठीक है, तो अब फिर कहानी ये आती है कि अगर दुनिया जो है वो नशे में डूबी हुई है। अब नशे में डूबी हुई है तो प्रॉब्लम ये है कि अब सारी दुनिया एक ही चीज चाह रही है, अब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कि फिर आदमी खुश कैसे रहे। तो देखो खुश रहने के लिए, अब देखो जो बॉडी के अकॉर्डिंग है वो बता रहा हूं, खुश होने के लिए आपको आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करने पड़ेंगे, जिनको फील गुड हार्मोन बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर खुश रहना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। हैप्पी हार्मोन का दूसरा नाम है जिनको बोलते हैं फील गुड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फील गुड हार्मोन। और ध्यान रखना 4 हार्मोन, डोपामीन, दूसरा सेरोटोनिन, जो भी मैंने बताया था। देखो मजे की बात देखो यार आप लोग,
आपके जहर से भी शरीर में सेरोटोनिन जनरेट होता है, मतलब फील गुड हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा एंडोर्फिन, एंडोर्फिन ध्यान रखना, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन, ध्यान रख लेना भाई, क्या है ऑक्सीटोसिन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लविंग हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी बोला जाता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लविंग हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी बोला जाता है। तो देखो अब एक सीधा सा कंसेप्ट बता देता हूं कि अगर किसी इंसान को खुश रहना है तो फिर उसको अपने अंदर इन चारों हार्मोन्स को सिक्रेट करना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को खुश रहना है तो उसको इन चारों हार्मोन्स का सिक्रेट करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसको अपनी बॉडी में इन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एक मिनट, मैंने कुछ पिक ली थी, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, अगर वो फोटो मिल जाती है तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहां डाली है वो फोटो। हाँ मिल गया। तो आपको क्या करना है अगर खुश रहना है, तो देखो ये सेरोटोनिन को खुशी, डोपामिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का तो खूब नाम सुना है, खुशी का हार्मोन है ये। लेकिन ऑक्सीटोसिन और भी मजे का, इसका लविंग हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको खुश रहना है तो आपकी बॉडी में इन चारों हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब आपके सामने क्यों एक चीज और, एक हार्मोन और होता है हमारी बॉडी में, कार्टिसोल। कार्टिसोल को तनाव वाला हार्मोन बोलते हैं। वो जितना ज्यादा सिक्रेट होगा आप उतनी ज्यादा टेंशन में रहोगे। तो कोशिश करो कि आपकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन ना हो। कौन सा हार्मोन? तनाव हार्मोन कार्टिसोल। ठीक है, अब आपके सामने, अब आप मेरे से पूछोगे, या फिर मेरे से तो घर क्या पूछोगे, लेकिन फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन तो आएगा ही कि सर अब आप कह रहे हो कि खुश होने के लिए चारों हार्मोन, तो अभी चारों हार्मोन हम बढ़ाएं कैसे हमारी बॉडी में? तो देखो मैं बताता हूं आप लोगों को करना क्या है। आपको क्या करना है, आप नियमित व्यायाम करें, नियमित एक्सरसाइज करें, और नियमित एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन का अमाउंट बढ़ता है। बहुत काम की चीजें बता रहा हूं अब आप लोगों को, ये इंटरव्यू के लिए भी सही है, इंपॉर्टेंट है, और आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको? नियमित रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। आप पर्याप्त नींद ले, सफिशिएंट सोए, 6, 7, 8 घंटे फोन को बंद करके सोए। अगर आप सफिशिएंट नींद ले रहे हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामाइन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर आपको, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुन लो, अगर दूसरों के साथ समय बिताना और मजबूत संबंध बनाना ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाता है। अगर आपको अपनी बॉडी में ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाना है तो आपको अपने सभी, मतलब अपने लोगों से बहुत प्यार के साथ रहना है, बहुत अच्छे रिलेशन बना करके रहना है। और मैं रियली बताऊं, मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि अगर इस दुनिया में कुछ संभव है तो वो प्यार से ही संभव है। मेरे पास बहुत बच्चों के फोन आते हैं, कोई बच्ची कहती है मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मेरे सास ससुर से नहीं बनती, कोई बच्ची क्या बोलती है, और मैं सब लोगों को एक ही बात कहता हूं, यार आप अपने रिलेशन सुधार लो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। यकीन मानो, आप जिस फेज से मैं गुजरा हूं, या जिस फेज से कई लोग मेरी जानकारी में गुजरे हैं, आप कुछ नहीं पा सकते बिना परिवार के, बिना अच्छे रिलेशन के, बिना अपने, मतलब आपको कहीं ना कहीं जो कुछ मिलेगा वो प्यार से ही मिलेगा, आप यकीन मानो। तो अगर आप बहुत प्यार से रहते हो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। देखो खुश रहना, खुश रहने के लिए ये हार्मोन जरूरी है। और देखो इन हार्मोनों के पैसे ही नहीं लगते, इन हार्मोन्स के पैसे ही नहीं लगते। आप नेचुरल जो आपकी प्रोसेस है, जो आपकी डेली रूटीन है, उसी से ये सारे हार्मोन सिक्रेट कर सकते हो आप अपनी बॉडी में। उसके बाद में खुशी के क्षणों का आनंद लें, हंसी, संगीत, कला और अन्य गतिविधियों के आनंद लेने से इन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा आप संतुलित आहार लें, हाइजेनिक भोजन
और उस भोजन से भी इन हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा ध्यान करें, योग करें, ध्यान और योग से भी आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। देखो आपने आपको बाबा, शायद हो सकता है बाबा रामदेव ने भी नहीं बताई हो ये बात। बाबा रामदेव ये कहता है कि योग करने से, व्यायाम करने से आदमी स्वस्थ रहता है, खुश रहता है, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया होगा कि खुश क्यों रहता है। तो योग करने से या व्यायाम करने से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, और सेरोटोनिन से अगर लेवल बढ़ गया तो वो सेरोटोनिन आपको खुशी देगा। ठीक है, तो मैंने बता दिए हैं। अब देखो 4-5 चीजें मैंने बता दी हैं जिन चीजों से आप अपनी बॉडी में इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ा सकते हैं अगर आपको खुश रहना है। और अगर आपको खुश नहीं रहना, आपने सोच लिया कि मुझे परेशान रहना है, तो फिर भाई कार्टिसोल का अमाउंट बढ़ा लो आप। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही अपने लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कुछ मैंने भी नया सीखा आपको पढ़ाने के लिए। आई थिंक ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने पढ़ाने के लिए बुक देखी, थोड़ा सा गूगल से हेल्प लिया, तो ये सारी चीजें पता चली कि यार लाइफ का फंडा क्या है। देखो आप सोच के देखो यार, ये सारे हार्मोन्स खुश रहने के लिए जरूरी हैं, और उनमें से किसी का रुपया आपको देना नहीं पड़ रहा। ये आप एक डेली रूटीन की एक्टिविटी से ही ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हो। इसीलिए तो देखो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि एक्सरसाइज करने से, शाम को घूमने से, योग करने से आदमी का स्ट्रेस रिलीज होता है। तो स्ट्रेस मतलब आपका कार्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। जैसे ऑक्सीटोसिन को हम लोग लविंग हार्मोन बोल रहे हैं, तो हो सकता है एक पर्टिकुलर एज जनरेशन में इस हार्मोन का लेवल उस व्यक्ति में ज्यादा हो। तो ये खैर कॉमन चीजें, अपन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपको भी पता है समाज में क्या हो रहा है। पिछले 10-15 दिन से आप देख रहे होंगे, बहुत भयंकर वाली न्यूज़ें आप देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है समाज में। खैर अपना है, देखो हम किस किस को समझाएंगे। और ये भी आपको सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारा उसका नेचुरल प्रोडक्ट, ये इससे जुड़ा हुआ चीजें हैं सारी की सारी। नेचुरल प्रोडक्ट में हार्मोन्स और क्या है भाई, नेचुरल प्रोडक्ट ही है एक तरह से, स्टेरॉइड जो है। ठीक है, तो आज की क्लास को शायद लंबी हो गई आज की क्लास, कोई इशू नहीं है, इतनी ज्यादा लंबी भी नहीं है, 1 घंटे की क्लास है। तो अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रदीप सर का स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर मेरा एक टॉपिक आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो लगभग फिर हमारा खत्म सा हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है किसी टॉपिक के बारे में और डिस्कस करना है तो आप बेझिझक हमें बताएं, हम लोग आपसे डिस्कस। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।